तो बेटा अक्टूबर नवंबर 21, अगर डिस्टर्बेंस हुई तो पहले वहां जाके बैठ। अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 3 हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा। बोलता है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ए बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रॉफिट का एफिशिएंसी के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आगे आओ। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट अदर्स बिकमिंग वर्स ऑफ। ये तो पीपीसी के अंदर हमारे पास कहानी चल रही होती है, ठीक है। हमसे उसने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में पूछा हुआ है। सही है, आगे आए। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट अ लोअर यूनिट पर कॉस्ट। इस पे आते हैं। डी बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि वो हमारे पास एलोकेटिव एफिशिएंसी और हमारी रिसोर्सेज के हवाले से बात कर रहा है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के हवाले से बात नहीं कर रहा। अब सी जो हमारे पास है ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसे ये हमारे पास MES आ गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है। ये हमारा लीस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मैं प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगा, यानी कि मैं इसके ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो उसने यही बात बोली हुई है कि लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट आपका ये वाला होता है, जिससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। टू बोलता है मेडिकल रिसर्चर्स इंडिकेट दैट ड्रिंकिंग टू मेनी शुगरी ड्रिंक्स इज बैड फॉर हेल्थ। Government intervention to impose a tax on the sale of sugary drinks might help solve this market failure. Might help solve which market failure? अच्छा, बोलता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर तो उससे कौन सी मार्केट फेलियर कम होगी। पहले वो कहता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ कंजम्पशन। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है तो हाँ, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो कम होगी ना हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को। तो हमारे पास ये नो वाला तो गलत हो गया, यस 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 हमारे पास अभी नहीं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जैसे कि पोल्यूशन हो गया, हमने वेस्टेज कर दी है या हमने समंदर के अंदर कचरा फेंक दिया, तो वो तो आप टैक्स लगाओ या ना लगाओ वो तो होगी ना आपकी। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो प्रोडक्शन की तरफ से होती है उसको आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से एज सच सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर आपका सी या डी में से एक है, यस यस है, नो नो। ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, जाहिर सी बात है अगर मैं टैक्सेस लगाऊंगा तो उससे प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो हमारे पास जो ओवर प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, सी आ जाएगा। A government uses cost benefit analysis approach to infrastructure projects. It is considering building a new railway to link a city center to its airport. It estimates the following. आपकी प्राइवेट कॉस्ट गिवन है, सोशल कॉस्ट गिवन है, प्राइवेट बेनिफिट है, एक्सटर्नल बेनिफिट है। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डिसाइड एंड व्हाई। तो बोलता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी जब गवर्नमेंट की बात आती है ना, तो गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट को और सोशल कॉस्ट को कंसिडर करता है। अब आपके पास सोशल कॉस्ट कितने की गिवन है, 1.7 की, सही है। सोशल कॉस्ट है 1.7 की, आप सोशल बेनिफिट भी निकाल लो। सोशल बेनिफिट आपके पास ये रहा 0.5 प्लस 1.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3। सोशल बेनिफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोशल कॉस्ट, तो हाँ यार हमें काम कर लेना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास रीजन क्या है प्रोसीड करने का, यही रीजन है कि हमारा सोशल बेनिफिट ज्यादा है और हमारी सोशल बेनिफिट कम है, इसलिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आपके पास डी आंसर। A consumer currently consumes 10 units of good X and 10 units of good Y at point Z on an indifference curve. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरे पास इंडिफरेंस कर्व आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट Z आ गया, 10 यूनिट ऑफ गुड X मैंने कंज्यूम किए और 10 यूनिट ऑफ गुड Y मैंने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। यहाँ पे Y आ गया, यहाँ पे X आ गया। अब आगे सुने। The consumer's marginal utilities from consuming both good X and good Y are positive. सही है, पॉजिटिव का मतलब कि सब्स्टिट्यूट है। आगे लिखा हुआ है विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई कुड बी ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व एज पॉइंट जेड। बोलता है कि ऐसे कौन से हमारे पास इंडिफरेंस जो पॉइंट्स हैं इक्वल होंगे कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो वो इक्वल ही रहे, चेंज ना हो। बेटा मेरी बात सुनो ना, अगर मैं 10 यूनिट और 10 यूनिट गुड एक्स के 10 यूनिट गुड वाई की मुझे यूटिल्स मिल रही है, तो टोटल मेरी यूटिलिटी कितनी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 20। अब मैं जब भी अपने डब्बे को चेंज करूंगा तो वो 20 ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरे पास 5 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, सही है। इक्वल ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, 20 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 20 किसके अंदर आ रहा है, 20 सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, 9 + 11 20। यहाँ पे अपने पास 21 आ गया, इधर भी 21 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, तो ये तो एक्सीड कर रहा है ना भाई हमारे इंडिफरेंस पर। The diagram shows two indifference curves and two budget lines for good X and good Y and consumer initial equilibrium is point R.
There is a shift in the budget line from Y1 X1 to X2 Y2 and the new equilibrium of the consumer is point S. अब आप आ गए हैं यहाँ पे. What can definitely be concluded about good X? कि good X हमारे पास क्या है? हम लोग बेटा अब देखो हमारे पास शिफ्ट आ रहा है. शिफ्ट आने का मतलब क्या है कि हमारी इनकम बढ़ रही है. सही है. और हम लोग पहले आर पे थे, यानी कि हम लोग इतना एक्स कंज्यूम कर रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं एस के ऊपर. जिसका मतलब क्या है कि हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है इनकम बढ़ने की वजह से कम हो गई है. तो भाई साफ सीधी सी बात है, आपके पास इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, ऐसा सिर्फ कौन सा गुड होता है? ऐसा हमारे पास इंपीरियर गुड होता है. सही है. What are the correct formula for calculating average cost and average revenue? Average cost का formula क्या होता है? Total cost divided by quantity. और average revenue का formula होता है total revenue divided by quantity. देख लो यहाँ पे किधर आ रहा है. ये रहा. आगे आए. कितना होगा? What is always present in monopolistic competition and perfect competition in the long run? मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ एक चीज बराबर होती है, वो क्या होती है? लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट. लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट. आप लोग भले खोल के भी देखना डायग्राम्स को, नोट्स को. नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास परफेक्ट में और मोनोपोलिस्टिक दोनों में काम कर रहा होता है और वो नॉर्मल प्रॉफिट कंज्यूम कर रहा होता है. तो बताएं नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कहाँ होता है? नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास होता है जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू आपका एवरेज रेवेन्यू होता है. और वो हमारे पास किधर हो रहा है? पॉइंट ए के ऊपर. ठीक है. A firm maximizes its profit by maximizing its total revenue. What does this imply? बोलता है कि हमने अपने रेवेन्यू को हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है बाय मैक्सिमाइजिंग आवर टोटल रेवेन्यू. मैंने आपको बताया वह टोटल कहाँ पे मैक्स होता है? जहाँ पे आपका मार्जिनल जीरो होता है. तो बोलता है कि भाई ये क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज जीरो. गलत. एवरेज फिक्स कभी भी जीरो नहीं जाती. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. बेटा ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आता है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं होता. मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो, तभी तो टोटल रेवेन्यू मैक्स हो रहा है आपका. और मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. गलत बात है, क्योंकि टोटल हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है वो होता है जहाँ पे एमसी और एमआर बराबर होते हैं, ना कि हमारा एमआर इज ग्रेटर देन हमारा एमसी. What will happen to an industry supply curve if the firm leaves the industry? जब फर्म लीव करेगी इंडस्ट्री को, जाहिर सी बात है सप्लाई अपने पास मार्केट के अंदर कम हो जाएगी. सप्लाई कर्व को यही इफेक्ट आएगा ना. इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. सही आंसर है, करेक्ट है. आगे देखते हैं. इट विल शिफ्ट टू द राइट. गलत. सप्लाई हमारे पास जब राइट पे जाती है इसका मतलब है बढ़ रही है. देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. बेटा जब भी सप्लायर मार्केट से निकलता है ना, तो सप्लाई में शिफ्ट आता है, मूवमेंट नहीं आती. तो डाउनवर्ड मूवमेंट वाले दोनों ही करते हैं. आंसर आपके पास ये है. Which characteristic of a market is a reason for a firm to remain small? आपके पास firms क्यों small रहती हैं जब तक आपके पास characteristic ऐसी क्या है? बोलता है पहले the minimum efficient to scale is high. Minimum efficient to scale point जो है वो high है. दूसरा बोलता है the potential for X inefficiency is high. तीसरा बोलता है there are significant economies of scale. चौथा लिखा हुआ है there is limited access to financial capital. मेन रीजन वाई फर्म्स रिमेन स्मॉल वो यही होता है कि उनके पास फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता. जब फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो किस तरह वो एक्सपेंड करेंगे? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड कंट्रोल का डिफरेंस होता है. अब यहाँ पे देखो, द डिसइंसेंटिव इफेक्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ हाई गवर्नमेंट टैक्स रेट. देखो ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं है. प्रिंसिपल एजेंट हमारे पास तब होती है जब सेपरेशन हो बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास ये डी वाला है. डी वाले के अंदर उसने खुद डेफिनेशन आपको लिख के दे दी है सीधी सीधी सी, कि भाई हमारे पास ओनर कोई और काम कर रहा है, मैनेजमेंट कोई और काम कर रहा है, हमारा जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के पास होता है ना. यानी कि सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप, यानी कि फर्म का ओनर, एंड कंट्रोल, मैनेजर्स. जैसे ये बाकी वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन टू पुट फॉरवर्ड वर्कर्स व्यूज, या फिर द लैक ऑफ कंज्यूमर नॉलेज, ये सब प्रिंसिपल एजेंट का पार्ट नहीं हो. डायग्राम शोज अ फर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन. इट चेंजेस इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टू सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग. यानी कि वो आपका यहाँ से आ चुका है इस पॉइंट के ऊपर, एमसी एमआर से आ चुका है एमआर जीरो के ऊपर. व्हाट अफेक्ट will this have on the firm's output?
तो बेटा आपका आउटपुट भी तो एस से टी जा रहा होगा ना, आपका आउटपुट एस से लेके टी तक जा रहा होगा। तो 12 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ गया। Which statement explains why a government decides to increase the highest rate of tax on personal income? बोलता है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है गवर्नमेंट आपके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगा रहा है आपकी इनकम के ऊपर। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखो, it expects the total revenue to be unaffected by policy change। भाई आपका वो कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि आप भले जितना भी टैक्स बढ़ा रहे हो आपका टैक्स का रेवेन्यू चेंज ही नहीं होगा, तो आप पागल हो, आप टैक्स बढ़ा रहे हो, आप क्यों टैक्स बढ़ा रहे हो, फिर तो बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है आपके पास। बी पे आए, इट इज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एमिग्रेशन बाय सम हाई अर्निंग इंडिविजुअल। मतलब उसको डर है कि यार कुछ लोग जो है ना जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अगर आप टैक्स लगाओगे तो वो तो वैसे ही बाहर चले जाएंगे, वो यहाँ पे रह के क्या करेंगे जब उनकी मेजोरिटी ऑफ इनकम टैक्सेस में निकल जाती है। It regards equity considerations as being more important than efficiency ones। बेटा ये आप लोगों को मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर बताया भाई, इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस। सही है, और मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज करने से पहले शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो इक्विटी को हमने पूरा करना है जिसकी वजह से हम लोग टैक्सेस को इंक्रीज करें। It wishes to switch the emphasis of its tax system from direct to indirect। अभी उसने बोला है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जा रहे हैं, तो पागलों वाली बात कर रहे हैं। एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा, रुकिए जरा एक सेकंड। एक बंदे का आता है। अब 14 पे आए। 14 क्या कहता है, in certain countries benefits are provided to individuals on low income, as the income rises the benefits are reduced and income tax has to be paid। what can result from this? अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट तक आपको हम लोगों ने जी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे ही आपकी इनकम राइज होना स्टार्ट होगी हम आपसे जो है ना टैक्सेस देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइस स्टेबलाइजेशन। यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन तो बेटा तब होती है ना जब आपके पास प्राइस में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, प्राइस आपकी आपकी जगह पे बैठी हुई है। अब लोगों के पास जब इनकम आएगी तो स्पेंडिंग तो करेंगे ना, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी हमारे पास। सही है, आगे वो बोलता है पॉवर्टी ट्रैप, व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस। उसने ये बात आपसे पूछी है कि जिन लोगों को हम लोग पैसा दे रहे थे, लो इनकम लोगों को, उनसे अब हम लोगों ने पैसा छीन लिया। सही है, तो गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट देना छोड़ दिया बल्कि उनसे अब टैक्स ले रही है। तो बेटा गुर्बत तो फैलेगी ना इससे, क्योंकि पैसा आपका टैक्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो पॉवर्टी ट्रैप आपके पास जो है ना वो एक हो सकता है, पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक सेकंड, अच्छा बेटा तो मैंने आपसे कहा कि पॉवर्टी ट्रैप आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। सही, आगे आओ। रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेशियो आपको बताता है कि यार अगर एक इंसान है वो जॉब कर रहा है या कमा रहा है कुछ भी कर रहा है, जब एक एज आएगी वो रिटायर हो जाएगा, तो उसको रिटायरमेंट से पहले पहले एटलीस्ट कितना पैसा कमा लेना चाहिए कि वो अपनी जो बुढ़ापा है वो हंसी खुशी काटे। सही, अब अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना स्टार्ट कर देगा और आपसे पैसे छीनना स्टार्ट कर देगा, तो क्या बुढ़ापे में आपके पास पैसे अवेलेबल होंगे कि आप उससे स्पेंडिंग कर सको, नहीं होंगे ना। तो रिप्लेसमेंट रेशियो आपका जो है ना वो सही नहीं रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप आपके पास जैसे कि वही बात दिखी हुई है कि भाई कुछ लोगों को जॉब मिली किसी को नहीं मिली, कब तक आप पेमेंट करते रहोगे।
तो इस तरह आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप वाला भी प्रॉब्लम आता है। तो आपका आंसर जो है इसके अंदर बी है कि दिस विल रिजल्ट इन पॉवर्टी। आगे है, an economy requires large input of steel for its building program. After political pressure, the government imposes minimum price on imported foreign steel. When would this intervention lead to economic inefficiency? बोलता है कि हम लोग जो इंपोर्ट मंगवाते हैं ना उसके ऊपर हम लोगों ने मिनिमम प्राइस लगा दी, यानी कि हमने प्राइस बढ़ा दी, तो इससे हमारे पास इंपोर्टेड फॉरेन स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये कब ऐसा, इससे सॉरी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बोलता है कि व्हेन वुड दिस इंटरवेंशन लीड टू इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, कि ये खराब कब होगी, ये हमारे पास उल्टी कब पड़ेगी ये चीज। तो यहाँ पे जरा देखें, व्हेन इट इनकरेजेस डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो ये तो बेनिफिट है ना भाई, ये उल्टा तो नहीं पड़ रहा, ये तो अच्छा पॉइंट है हमारे पास। व्हेन इट प्रिवेंट्स डंपिंग, ये भी अच्छा पॉइंट है, बाहर से गंदा स्टील नहीं आ रहा, सस्ता स्टील नहीं आ रहा, तो अपने को फायदा है। When it protects job of highly productive steel worker, ये भी बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए। उसने पूछा इनएफिशिएंसी कब क्रिएट होगी। When it reduces competition for steel workers, जब स्टील वर्कर्स के लिए बेटा कंपटीशन कम हो जाएगा, जब स्टील वर्कर्स का कंपटीशन कम हो जाएगा तो वो चौड़े में आ जाएंगे, वो जब चौड़े में आएंगे तो वो इनएफिशिएंट होंगे, अपनी कॉस्ट को अब कम करने का नहीं सोचेंगे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का सोचेंगे। What happens to economic rent and transfer earning if the supply of labor becomes perfectly inelastic? यानी कि अगर आपकी सप्लाई परफेक्टली inelastic हो जाती है, यानी कि मैं अकेला हूँ पूरी दुनिया में, मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो बेटा जितने मुंह पैसे मांगे, मुंह मांगे पैसे मांगू, आपको देने पड़ेंगे ना, मैं तो मुंह फाड़ सकता हूँ किसी भी तरह से। तो भाई जब आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक आपकी सप्लाई कर हो जाती है ना लेबर की, तो आपका इकोनॉमिक रेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ओवर एंड अबव वाली पेमेंट बढ़ जाती है, ट्रांसफर अर्निंग आपके पास कम हो जाए। The diagram shows the effect of the introduction of minimum wage in the labor market. When would such a minimum wage be least beneficial for workers who are currently employed? ये least beneficial कब होगी? If demand for the product increases, अगर डिमांड फॉर प्रोडक्ट बढ़ती है तो मुझे और लेबर हायर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। जब मुझे और लेबर हायर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, तो लॉजिकल सी बात है ना भाई मेरे, उसके अंदर तो आपके पास वो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, उसके लिए तो फायदा है, समझे। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ लीस्ट बेनिफिशियल। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वर्कर वर हाई, यानी कि अगर आपके पास पीईएस या सॉरी आपके पास जो पीईडी है वो इलास्टिक, अगर आपकी पीईडी फॉर वर्कर इज इलास्टिक, तो अगर मैं हल्के से नखरे करूंगा अगर मैं नखरे करूंगा तो आप किसी और के पास चले जाओगे, आप बोलोगे कि भाई ये काम पे नहीं आ रहा तो मैं किसी और को काम पे रख लूंगा, तो ये तो प्रॉब्लम होती रहेगी ना, आपके पास फेस होती रहेगी। तो ये पॉसिबल आंसर है। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर द वर्कर वर हाई, यानी कि पीएस जो है वो इलास्टिक है, तो इससे तो आपके पास वर्कर के पास स्किल्स हमारे पास ज्यादा है ना, अगर हमारे पास स्किल्स ज्यादा है और मिनिमम वेजेस बढ़ गई तो अच्छी बात है वर्कर के लिए। लास्ट लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर वर टू इंक्रीज, अगर हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर बढ़ रही है और मिनिमम वेज भी बढ़ रही है, तो भाई नेट ऑफ हो गया ना, सेट ऑफ हो गया मामला। हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि यार वर्कर की वेजेस बढ़ गई हैं और हमारे पास जो है ना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पूरा हो गया आपका। आंसर क्या बच रहा है? विच स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट, तो ये तो करेक्ट बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मशीन लगेगी तो बेनिफिट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट भी होगा, उसने बोला मैं नॉट करेक्ट। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी फॉर 1 ईयर। अब ये इस बात में हल्का सा झोल है, बोलता है कि यार लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी मेजर होती है जब हम लोग 1 साल का जीडीपी निकाल लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म थोड़ी होती है, वो तो शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म तब होती है मैं 10-15 साल का गैप लेके काम करूँ, तो ये हमारे पास इसने पूछा हुआ भी नॉट है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अ पॉइंट ऑन द कर्व, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा पीपीसी ऐसे आगे की तरफ जा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है ना भाई, मल्टीप्लायर इफेक्ट याद करो। Sustainable economic growth is growth that does not reduce the resources available to future generation। बेटा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तो डेफिनेशन करेक्ट लिखी हुई है ना, इसने बोला हुआ है कि भाई नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या है आपके पास बी। Why is real GDP per head thought to be an imperfect measure of welfare in developed economies? Real GDP per head क्यों आपके पास जो है वो imperfect measure होता है? सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट
गवर्नमेंट मैनिपुलेशन एंड मिसयूज ऑफ डेटा, वो तो बेटा हर जगह पे आ रहा होता है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एसडीआई में भी होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। नो अकाउंट इज टेकन इनटू इन्फ्लेशन, गलत। रियल जीडीपी, रियल रियल का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। द रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ द डेटा's कंटेंट एंड कवरेज, क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आता, आपका साफ पानी वगैरह नहीं आता, आपकी एजुकेशन नहीं आती, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपके पास नहीं आ रहे होते, तो ये एक रीजन आपके पास होता है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। शैडो और द शैडो इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द ऑफिशियल इकोनॉमी, शैडो का मतलब जो हमें ऊपर ऊपर से नजर आ रही होती है, तो भाई ये भी हर जगह पे हो रहा होता है। शैडो इकोनॉमी वैसे भी आपके पास ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू ऑफिशियल। पाकिस्तान को हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ, असल में हो चुका है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास उसी तरह का केस चल रहा होगा। What changes are most likely to reduce the level of income inequality in an economy? सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी किससे हमारे पास कम होगी? एडिशनल गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स, सही है। बी बोलता है इंक्रीज प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन एंड डिक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सही है। सी बोलता है इंक्रीज ट्रेड यूनियन पावर एंड रिड्यूस लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, डी बोलता है रिड्यूस वेलफेयर बेनिफिट्स एंड इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा मेरी बात सुन, हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी हमने कम करनी है। जब हम लोग इनकम इनइक्वालिटी कम करने की बात करते हैं तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान से तरीके बताए हुए हैं कि आप टैक्सेस से गेम करो, टैक्सेस से खेलो। अब ए बोलता है एडिशनल गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स, तो भाई जब मैं एक प्रोड्यूसर पे लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन लगा दिया कि भाई आइंदा से आप सामान नहीं बनाओ, तो उसकी तो फैक्ट्री ठप हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, मुल्क में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुल्क में स्टार्ट हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे तो हमारे पास इनइक्वालिटी और बढ़ेगी ना बेटा, हमें तो कम करनी है। सी पे आए इंक्रीज ट्रेड यूनियन पावर एंड रिड्यूस लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर मार्केट की जब आप फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दोगे तो भाई उससे तो उसकी हालत ही खराब हो गई ना, वो किस तरह जॉब करेगा, किस तरह इनकम इनइक्वालिटी को कम करेगा। रिड्यूस वेलफेयर बेनिफिट्स एंड इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होता है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने पास बेस्ट पॉइंट कौन सा है भाई? प्रोग्रेसिव टैक्सेस को बढ़ाओ, रिग्रेसिव टैक्सेस को कम करो, यही चीज पढ़ते गए ना हम लोग। The rate of inflation was lowest in the आगे आए, द टेबल गिव्स लेबर मार्केट स्टैटिस्टिक्स फॉर मलेशिया फॉर जनवरी टू मार्च 2019। व्हाट इज द साइज ऑफ मलेशियाज लेबर फोर्स? बेटा लेबर फोर्स का मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया हुआ है, वो फॉर्मूला भी बताया हुआ है, एम्प्लॉयड प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, कौन से वाले? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वाले, ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वाले। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास एम्प्लॉयड कितने हैं? 15 मिलियन। आपके पास अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 0.5 मिलियन। नॉट अवेलेबल टू वर्क, इनका तो मामला ही और है, इनको काट दो, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे नहीं आएंगे। पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, जो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज है वो 23 मिलियन है, लेकिन क्या उस 23 मिलियन में हमारे पास वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, या फिर जो कौन से हमारे पास वर्किंग एज है भाई? अब जैसे कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ एक जहनी माजूर बच्चा है, तकरीबन समझ लो 22 साल का, तो वो भी तो 22 साल का ही है ना, तो हम लोग बोलते हैं जी वर्किंग एज के अंदर है हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं होता, हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड खाली उनको देखना होता है। तो ये दो हमारे पास कौन से हैं? ये वाले 15 प्लस 0.5, तो आपको 15.5। What would encourage industrial expansion in a region of high unemployment? वो क्या था C plus D plus C plus I plus G plus X minus। अच्छा जी, हम लोग हैं 22 के ऊपर, आइएगा जरा। 22 कहता है व्हाट वुड एनकरेज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन अ रीजन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बोलता है कि मुल्क में एक रीजन है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही है, ऐसा क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है, लेकिन ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है? 22, अब यहाँ पे देखो जरा,
कहता है भाई अ रैशनिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग डेवलपमेंट इन दैट रीजन। बेटा रैशनिंग सिस्टम तो तब काम करेगा ना जब हमारे पास डिमांड होगी। अगर हमारे पास वो ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से क्रिएट करोगे आप। एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा इससे तो इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं करेगी, इससे तो इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करेंगी। अ रिक्वायरमेंट दैट ओनली लोकल लेबर में बी एम्प्लॉयड, बोलता है कि एक सिर्फ ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ लोकल लेबर हमारे पास काम करेगा। तो ये इसको देख लेते हैं। और डी कहता है एन एंड टू नेशनली नेगोशिएटेड वेज रेट्स, बोलता है भाई कि हमारे पास हाई रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है और हमारे पास ये इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है, सही है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, अ रिक्वायरमेंट दैट ओनली लोकल लेबर में बी एम्प्लॉयड, एन एंड टू नेशनली नेगोशिएटेड वेज रेट्स। अब जैसे कि हमारे पास बेटा नेशनल नेगोशिएटेड वेज रेट, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन में जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है, तो उसकी एग्जांपल हो सकती है कि ऐसे कि एक स्पेसिफिक जगह पे मैंने एक स्पेसिफिक वेज रेट को निगोशिएट कर दिया कि भाई हमारा ये मिनिमम वेज है, इसके ऊपर ना कभी इसके नीचे आएगा ना कभी इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं लोगों को वहां पे जॉब देनी स्टार्ट कर दूं, अगर मैं लोगों को वहां पे जॉब देनी स्टार्ट कर दूं, तो हो सकता है कि जो हमारी जो बातें थी हो सकता है वो क्लियर आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ लोकल लेबर को जॉब दूंगा। अब भाई क्या पता वहां पे इंजीनियर ना हो, क्या पता वहां पे फर्दर आर्किटेक्ट ना हो, वो तो मुझे बाहर से ही लाना पड़ेगा ना, तो उससे तो प्रॉब्लम होगी ही मेरे पास। तो अब जब मैं यहाँ पे इन वेज रेट को हटा दूंगा, उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा और इंडस्ट्रीज जो है वो भी आपकी एक्सपेंशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज आपकी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। An island economy has a small manufacturing base, limited mineral resources, and limited agricultural land. Which development is most likely to lead to sustainable growth? बोलता है कि कौन सी आपके पास ऐसी काम होना चाहिए जिससे आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। बिल्डिंग लार्जर फिशिंग बोट्स टू अलाउ फिशरमैन टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप ज्यादा फिशिंग करोगे मेरे भाई तो इससे सस्टेनेबल आपके पास किस तरीके से होगा मामला, वो तो मछलियां खत्म हो जाएंगी। क्लियरिंग रेन फॉरेस्ट टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मच नीडेड फूड स्टफ। तो भाई जब आपने वो ही खत्म कर दिया, फॉरेस्ट्री खत्म कर दी, तो उससे तो वाइल्ड लाइफ को मसला है, उसको प्रॉब्लम आएगी। ट्रेनिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स वर्किंग इन न्यू प्रोडक्शन मेथड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। यूजिंग इट्स डोमेस्टिक मिनरल रिसोर्सेज टू गिव अप रैपिड इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, बोलता है कि जितने मिनरल है सब निकालना शुरू कर दो, तो सस्टेनेबिलिटी तो खराब हो जाएगी ना इससे। The information in the table is taken from a country's national income accounts. What is the value of national income in million for dollars? आपके पास नेशनल इनकम कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे देखें। आपके पास वेजेस आ गई, आपके पास सैलरीज आ गई, आपके पास जी क्या आ गया इसके अंदर से, और आपके पास रेंट आ गया, ठीक है। आपके पास इंटरेस्ट आ गया, जो आपको सेविंग पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अब ये जो दो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट, ये ट्रांसफर पेमेंट, सही है। तो आपके पास टोटल कितनी आ गई, 8 7 15 15 5 20, तो ये आपके पास सी आंसर। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी सेक्टर है। in a closed economy with no government sector, the marginal propensity to consume is 0.6 at all levels of income. There is an increase in private sector investment by 100 million. What will be the increase in national income? आपको formula बताया 1/1 minus c, तो 1/1 minus 0.6 multiply by 100, तो ये आपके पास क्या अमाउंट बनती है भाई, ये आपके पास क्या अमाउंट बनती है, 1/0.0। तो ये आपके पास जो अमाउंट बन रही है भाई, ये डी आंसर बन रहा है, 250 मिलियन आपके पास है। According to liquidity preference theory, which money balances are responsive to a change in the interest rate? हमारे पास एक्टिव बैलेंसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं इंटरेस्ट रेट से, या फिर जो हमारे पास आइडल बैलेंस है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट के साथ रिस्पॉन्सिव होता है। बेटा अगर एक चीज याद करो, एक्टिव बैलेंस क्या होता है, जो आप ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन के लिए यूज कर रहे होते हैं ना, और आइडल कौन सा, जैसे कि स्पेकुलेशन वाला हो गया। जो मैंने आपको डायग्राम बनवाई थी, मैंने उन तीनों के अंदर लिंक शो किया था इंटरेस्ट रेट का, किसी में वो इंटरेस्ट इनइलास्टिक था, किसी में वो इंटरेस्ट इलास्टिक था, लेकिन मैंने कोई भी डायग्राम या कोई भी ऐसा कोई कर्व तो नहीं बनाया ना जहाँ पे वो स्ट्रेट ही रहे। इंटरेस्ट रेट वाले कुछ भी चल रहा हो, मैं फर्क ही नहीं पड़ता कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई सारे अफेक्ट हो रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट से। आइडल बैलेंस हो या एक्टिव बैलेंस हो, सारे ही अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है।
सॉरी 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 सॉरी, हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होती है, यहाँ पे हमारे पास अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी हमारे पास अफेक्ट आ रहा होता है वो किसका आ रहा होता है, स्पेक्यूलेशन का। ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन का हमारे पास एज सच अफेक्ट नहीं आता। तो हमारे पास जो एक्टिव बैलेंस हिस्ट्री ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, इस पे अफेक्ट आता है, लेकिन इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आता। और मैंने आपको बताया इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है ना मेजोरिटी केसेस के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास ए है। एक्टिव बैलेंसेस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता, आइडल बैलेंसेस पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। सही। 27 पे आओ। The bank cash deposit ratio changed from 5% to 10%. What will be the result? कैश डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या है कि अब आप कम लोन दे पाओगे लोगों को, अब आपको इतना ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना है। सही है। तो आपको जब कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना होगा, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड, एक सेकंड यार, जरा एक सेकंड रुकिए। सॉरी यार, अच्छा यहाँ पे द बैंक कैश डिपॉजिट रेशियो चेंज फ्रॉम 5% to 10%, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। अच्छा अब इसको आपने किस तरीके से देखे, जरा क्या करना है।
हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है 1/s, और ये हमारा जो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा होता है, तो आप इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। पहले आप जब 1/0.505 कर रहे थे, क्योंकि 5% है ना, तो हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई निकालेंगे, 1/0.05। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये इसको जरा कैलकुलेट करो, ये मेरे ख्याल में 20% आ जाएगा। इम्पोर्ट से कैलकुलेट नहीं आता। एक सेकंड, कितना हो जाएगा ये 20, बाद में कितना हो गया 0.1, तो ये कितना हो गया 10। अब आप देखो आपका मल्टीप्लायर कितने से गिर रहा है, आपका मल्टीप्लायर गिर रहा है 10% से, मतलब 10 की अमाउंट से गिर रहा है। तो 10 की अमाउंट यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास, सीधी सीधी 50% से आपका मल्टीप्लायर जो है वो फॉल हो रहा होगा। सही है, तो ये आपका आंसर जो है वो सी यहाँ पे। बस 2 MCQ रह गए, करवा देते हैं। आगे बोलता है 28, इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पास किस तरीके से रुकेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। अच्छा, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी बूम कर रही होती है, बूस्ट कर रही होती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने गिराना है। इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटा इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है। इंक्रीज इन स्कूल लिविंग एज, इससे भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है। रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, बेटा इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिर जाता है, फॉल हो जाता है। द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट लेट वेल्थ ग्रोथ, इससे दोनों चीजें हमारे पास बढ़ रही है। 29, which policy is most likely to conflict with government aim of price stability in the short run। बेटा याद कराओ, मैंने दो चीजों का आपसे फटा करवाया था, और जो पॉलिसीज वगैरह थी उनको अब याद करो। प्राइस स्टेबिलिटी से किसका फटा पड़ेगा, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, इंक्रीजिंग द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, लिमिटिंग वेज और प्रिवेंटिंग मर्जर। अब मेरी बात सुनो, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आपके पास प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे दो एम से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो हमारा एडी कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। वेजेस कम करेंगे तो सप्लाई हमारे पास बढ़ जाएगी, हमारे पास प्राइस कम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मर्जर वगैरह को कम करोगे तो मोनोपलीज नहीं होंगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। What is most likely to be an appropriate government action to reduce both balance of payment, current account surplus and the rate of inflation। यानी कि उसने करंट अकाउंट सरप्लस को भी कम करवाना है, अपनी एक्सपोर्ट्स कम करवानी है, और उसने इन्फ्लेशन को भी कम करवाना है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है डिक्रीज